नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति योगी और स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की तुलनात्मक अध्ययन। तो इन सब अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की इनके अंदर जो इन तीनों के अंदर जो अंतर है ना, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले अपन ने सब के बारे में अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है। जिसने भी अगर मेरा लेक्चर आज फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाले सारे वीडियो देख सकते हैं और ये सब भाषाई आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि इसके अंदर किस किस का जैसे कि अंतर आएगा, तो किस किस का कि जैसे कि वो हो गया व्याकरण का हो जाएगा, फिर वापस ये इसका ध्वनियों का हो जाएगा, फिर वापस वो अपन ने वो भाषा वगैरह था उसका हो जाएगा। तो इन सब के बारे में जैसे कि व्याकरण के बारे में, भाषा के बारे में या फिर ध्वनियों के बारे में, इन सब के बारे में पहले से ही अपन ने लेक्चर कर रखे हैं पहले। और आप अगर आज आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब स्टार्टिंग से लेक्चर को देखोगे ना, तो पहले वाले सारे कि जो भी पहले वाले सारे लेक्चर थे ना, तो वो देखोगे तब जाकर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या पढ़ रहे हैं आप। इससे पहले मेरे सारे वीडियोस देख के तो आपको फिर बाद में ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की तुलनात्मक अध्ययन। तो आ जाते हैं, तुलना का आधार होगा अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। तो कालांतर, तो इसका समय क्या क्या था, तो अपभ्रंश का समय क्या था, 7वीं और 9वीं शताब्दी लगभग। अवहट का क्या था, 9वीं से 11वीं शताब्दी लगभग। और पुरानी हिंदी का क्या था, 12वीं से 14वीं शताब्दी लगभग। तो ये तो इसका कालांतर हो गया, इसका समय हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन ध्वनियों का अंतर। ध्वनि का अंतर जैसे कि क्या हो गया, आई और अव का प्रयोग। जैसा कि अपन ने पढ़ा, आई और अव का प्रयोग ओनली फॉर अपभ्रंश में नहीं था, अभाव था कि मतलब नहीं था, परंतु इसका अवहट और पुरानी हिंदी में इसका यूज होने लग गया था। जैसे आई और औ मिलने लगते हैं, जैसे कि उदाहरण था उसमें बैल और चोड़ा। और वहीं पुरानी हिंदी में भी इसका प्रयोग हुआ था मोर और चखे के रूप में, ठीक है। यह हो गया आई और औ का प्रयोग हो गया। अपभ्रंश में इसका उपयोग नहीं हुआ था, परंतु अवहट और पुरानी हिंदी में इसका उपयोग होने लग गया था। फिर आ जाते हैं अपन री का प्रयोग। री का ए, ई, उ, ऐ में परिवर्तन होता है। जैसे कृष्ण तो कर्ण, ऋण तो ऋण, ग्रह तो गेह। इसी प्रवृत्ति का और विकास हुआ और विकास की यही प्रक्रिया आगे चलती रही री की, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन अनुनासिकता। अनुनासिकीकरण एवं निर्नुनासिकीकरण की प्रवृत्ति दिखती है। जैसे चल ही अनुनासिकीकरण, अश्रु अंशु अनुनासिकीकरण, सिंह निर्नुनासिकीकरण और विसंति विष निरनुनासिकीकरण। इसका प्रयोग अपभ्रंश में हुआ था और अवहट में केवल अनुनासिकीकरण ही प्रवृत्ति थी और वही अनुनासिकीकरण प्रवृत्ति बनी हुई है, किंतु कम मात्रा में। और वही हिंदी, प्रारंभिक हिंदी के अंदर बनी तो थी अनुनासिकीकरण, परंतु कम मात्रा में। अवहट के अंदर सिर्फ केवल अनुनासिकीकरण थी, परंतु अपभ्रंश के अंदर अनुनासिकीकरण और निर्नुनासिकीकरण दोनों ही प्रवृत्तियां थी। फिर आ जाता है अपन स्वर भक्ति। व्यंजन सहयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजनों के मध्य स्वर लाने की प्रक्रिया अपभ्रंश में दिखाई देने लगती है। जैसे उदाहरण, क्रिया तो की, री या अधिक मात्रा में मिलती है, अवहट में अधिक मात्रा में और वहीं हिंदी में अधिक मात्रा में और अधिक मात्रा में मिलने लगती है। फिर आ जाते हैं स्वर संयोग। स्वर संयोग जहाँ दो स्वर एक साथ हो। स्वर संयोग की प्रक्रिया काफी मात्रा में दिखाई देती, जैसे अंधकार तो अंध आर। स्वर संयोग से शब्दों का समझने में कठिनाई पैदा होने लगी, जिससे स्वर गुच्छों में संकोच की प्रवृत्ति पैदा हुई। जैसे अंध आर तो अंधार।
फिर कोई विशेष प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। जैसे कि इसके अंदर अपना अपभ्रंश के अंदर तो स्वर संयोग की प्रक्रिया थी, फिर वापस अवहट्ट के अंदर थी, पर उसमें समझने के अंदर बहुत कठिनाई थी, इसीलिए उसका कम प्रयोग होने लगा। और हिंदी के अंदर तो इसका बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं हुआ। फिर है स्वर लोप। स्वर लोप का समाप्त हो, स्वर का समाप्त हो जाना। आरंभिक व अंत्य स्वरों के लुप्त होने की प्रवृत्ति है, जैसे लज्जा तो लाज, अरणीय तो रण। फिर विशेष रूप से स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के अंतिम आ के ए हो जाना, जैसे शिक्षा तो सीख, भिक्षा तो भीख। कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं। स्वर लोप के अंदर भी यही हुआ। अपभ्रंश के अंदर क्या हुआ, इसमें स्वर आरंभ में और अंतिम दोनों जगह जुड़ते थे या फिर मतलब हटते थे, दोनों तरफ से प्रवृत्ति लुप्त होते थे कहने का मतलब। फिर वापस अवहट के अंदर सिर्फ अंतिम लास्ट में उसका लास्ट में लुप्त होते थे, और हिंदी के अंदर तो बिल्कुल ही समाप्त हो गए, पुरानी हिंदी के अंदर बिल्कुल समाप्त। फिर आ जाते हैं द्वितीयकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीयकरण करने की प्रवृत्ति दिखती है, जैसे चक्र तो चक, कर्म तो कम। वहीं क्षतिपूरी दीर्घीकरण का आरंभ होता है, जैसे कम, काम, धम, धाम। और क्षतिपूरक दीर्घीकरण का और अधिक विकास हुआ हिंदी के अंदर। फिर है व्यंजनों का प्रयोग। इसमें निम्नलिखित 7 व्यंजनों का अभाव है। किसके अंदर? अपभ्रंश के अंदर। ड, ढ, न, श, से। वही अवहट के अंदर ड, ढ का विकास हुआ, परंतु शेष का नहीं। ड और ढ का विकास हुआ था, परंतु शेष न, से और शे का नहीं। फिर वापस हिंदी के अंदर श और शे का विकास नहीं हुआ, शेष 5 व्यंजनों का विकास हुआ था। फिर आ जाते हैं अपन ट वर्ग प्रधानता। ट वर्ग प्रधानता। अपभ्रंश एक ट वर्ग प्रधान भाषा है। अवहट में ट वर्ग की व्यापकता है, किंतु सीमित मात्रा में। व्यापकता है परंतु सीमित मात्रा में। और पुरानी हिंदी में भी अवहट जैसी स्थिति है। पुरानी हिंदी में भी अवहट जैसी मतलब कि ट वर्ग की व्यापकता है परंतु सीमित मात्रा में। फिर अल्प प्राण व्यंजनों में परिवर्तन की प्रकृति। अल्प प्राण व्यंजन जैसे क, ख, च, ज, त, द, ए या य में परिवर्तित होते हैं। ये स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ए या ये के में मतलब कि परिवर्तित होते हैं। वचन तो वयण, नगर तो नयर, तो ये क्या होते हैं, उसमें होते हैं मतलब कि ए और ये में परिवर्तित होते हैं। यही प्रवृत्ति आगे बढ़ती रही और हिंदी के अंदर भी यही और अधिक बढ़ती रही। फिर आ जाते हैं महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तनों की प्रकृति। महाप्राण व्यंजनों में जैसे ख, ग, छ, ज, भ, ध का है में परिवर्तन होने लगा, जैसे दधी तो दही, मुख तो मुँह। इसी प्रवृत्ति वृद्धि हुई और अधिक वृद्धि हुई हिंदी के अंदर, और अधिक वृद्धि हुई यही प्रवृत्ति। फिर है क्षय में परिवर्तन। क्षय का खक हो गया, उदाहरण द्राक्षा या फिर दाख। यही प्रवृत्ति बनी रही। क्षय फिर है हिंदी के प्रारंभिक हिंदी के अंदर क्षय को 2 रूपों में विकसित हुआ। एक तो ख जो पश्चिमी रूप था और एक छ जो पूर्वी रूप था। उदाहरण लक्ष्मण, लखन पश्चिमी रूप और लक्ष्मण पूर्वी रूप। फिर है ण तथा न की उपलब्धता। अपभ्रंश में न मिलता है, न नहीं मिलता। अवहट में यही प्रवृत्ति बनी रहती है, परंतु प्रारंभिक हिंदी में न और न दोनों मिलने लगते हैं। न और न दोनों मिलते हैं। पूर्वी पुरानी हिंदी में न व पश्चिमी पुरानी हिंदी में न की व्यापकता दिखाई देती है। अब आ जाते हैं, ये अपना कंप्लीट हो गया ध्वनि अंतर, ध्वनिया अंतर। अब आ जाते हैं अपन व्याकरणगत अंतर। व्याकरण का भी अपन ने पूरा विस्तार से चर्चा की है पहले वाले सारे लेक्चर में। तो प्लीज़ जो भी फर्स्ट टाइम जो लेक्चर देख रहा है ना, ये तो प्लीज़ पहले वाले सारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाले सारे वीडियो देख ले और सब वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। फिर आ जाता है अपना संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। तो संज्ञा तथा कारक व्यवस्था में अपभ्रंश में क्या अंतर है, निर्विभक्तिक प्रयोग आरंभ हो गए थे। इसमें हिंदी में यही प्रवृत्ति बनी रही, अवहट हिंदी में यही बनी रही और हिंदी प्रारंभिक हिंदी में यह प्रवृत्ति बनी रही।
फिर दूसरा, सभी प्रातिपदिक पहले स्वरांत फिर अकारांत हुए, यही प्रवृत्ति बनी रही अवहट में और हिंदी में यही प्रवृत्ति बनी रही। फिर है तीसरा, परसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा तथा संबंध कारक में का परसर्ग का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है। फिर वापस, परसर्गों का विकास, अवहट में परसर्गों का विकास और बड़ा, कर्ता कारक के लिए ने तथा करण व अपादान के लिए से परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं। परसर्गों का और विकास, हिंदी के अंदर परसर्गों का और विकास हुआ, कम कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए पर परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। फिर है 4, ही विभक्ति से प्राय सभी कारकों का काम लिया जाता है। फिर अवहट के अंदर ही विभक्ति का प्रयोग बना रहा, किंतु कर्ता की ए विभक्ति का अत्यधिक प्रयोग डॉक्टर तगारे के अनुसार इस काल की प्रमुख घटना है। हिंदी के अंदर यही दोनों प्रवृत्तियां बनी रही। फिर आ जाता है लिंग व्यवस्था। लिंग व्यवस्था संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंगों पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग की व्यवस्था, यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसकलिंग कहीं कहीं बना रहा। फिर है अवहट के अंदर 2 लिंगों की व्यवस्था ही बनी रही, नपुंसकलिंग समाप्त हो गया, 2 की बनी रही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बनी रही, नपुंसकलिंग बिल्कुल ही समाप्त हो गया। फिर है और वही स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे किसके अंदर, हिंदी के अंदर, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन वचन व्यवस्था। द्विवचन का लोप हो गया, संस्कृत के 3 वचनों स्थान पर 2 ही वचन, एक वचन और बहुवचन बचे। द्विवचन का लोप हो गया, एक वचन और बहुवचन बच्चे अपभ्रंश में। अवहट में भी वही हुआ, संज्ञा बहुवचन के लिए न और नहीं परसर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हातन है, पुहु पुनहि। फिर वापस हिंदी के अंदर वही बहुवचन बनाने के लिए के नियम निश्चित होने लगे, पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए अन तथा नह प्रत्ययों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। उदाहरण, बेटा तो बेटे पुल्लिंग, सखी तो सखियन स्त्रीलिंग। फिर आ जाता है अपना सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी के सर्वनाम के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे, जैसे तुम्हें मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता, इसके अतिरिक्त महार और तुहार जैसे सर्वनाम दिखाई देते हैं अपभ्रंश के अंदर। फिर अवहट वही यही और मेरा मैं तुम वह और उन्हें जैसे सर्वनाम भी दिखाई देने लगे थे अवहट के अंदर। और हिंदी के अंदर सर्वनामों का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में आधुनिक हिंदी के प्राय सभी सर्वनाम दिखाई देते हैं, जैसे वे, कौन, जो, तेरा इत्यादि। फिर आ जाता है विशेषण व्यवस्था। अब विशेषण व्यवस्था, संख्यावाची विशेषणों का विकास विशेषतः हुआ। उदाहरण 10, 12, 11 इत्यादि संज्ञावाचक विशेषणों का विकास हुआ। फिर वापस क्रंदंतीय विशेषणों की परंपरा का विकास होने लगा। आइस, उत, किता जैसे सार्वनामिक विशेषण भी विकसित हुए किसके अंदर, अवहट के अंदर, ठीक है। और हिंदी के अंदर क्रंदंतीय विशेषणों की वृद्धि होने लगी। उदाहरण पितवसन, पीरोवसन। फिर आ जाता है क्रिया संरचना। क्रंदंतीय क्रियाओं का आरंभ इस काल की विशेष घटना है। उदाहरण देखत, चाखत। क्रंदंतीय क्रियाओं का तीव्र विकास हुआ। क्रंदंतीय क्रियाओं व संयुक्त क्रियाओं का तीव्र विकास हुआ। संयुक्त क्रियाओं का आरंभ हुआ, जैसे बोली, जाए, टूटी, गली इत्यादि। और संज्ञार्थ क्रियाओं या क्रियार्थ क्रियाओं के लिए नए प्रत्यय निश्चित होने लगा, जैसे चलन, पठन। पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए ई प्रत्यय निश्चित होने लगा, जैसे गावई, सोवई। काल संरचना। वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में भूतकाल क्रंदंतों की परंपरा में तब भविष्य काल 2 परंपराओं में चलता है। भविष्य काल के लिए 2 रूप मिलते हैं, श रूप और है रूप, जैसे चल सही, चल ही। क्रंदंतीय प्रयोगों की अधिकता है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट होने लगे। पूर्वी अवहट जात ते रूप, वर्तमान चलन ले रूप, भूतकाल खाई ब रूप, भविष्य काल पश्चिमी अवहट। फिर है प्राय अवहट के समान प्रवृत्तियां दिखाई देती है। और हिंदी के अंदर भी जो अवहट के समान ही प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। क्रंदंता नंता रूप, वर्तमान थका
के रूप और भूतकाल कर रही है रूप भविष्यकाल। अब आ जाते हैं अपन शब्दकोशीय विशेषताएं। शब्दकोशीय विशेषताएं, शब्दकोशीय विशेषताएं भी अपन ने विस्तार से चर्चा की इसके बारे में भी, तो आपको ये भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाले सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन तद्भव शब्द। तद्भव शब्द सबसे अधिक है क्योंकि अपभ्रंश का विकास ही संस्कृत के तद्भवीकरण की परंपरा में हुआ है। तद्भव शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग अपभ्रंश के लिए हुआ है। तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे किंतु उनका अनुपात कम हो गया। अवहट के अंदर सर्वाधिक बने रहे परंतु उनका अनुपात कम हो गया। तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया, और हिंदी के अंदर बने रहे पर अनुपात और ज़्यादा कम हो गया। फिर आ जाता है देशज शब्द। ये तद्भव, देशज, तत्सम, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर रखी है। वही आपको अगर ये वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाले सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आएगा डिफरेंस का, ठीक है ना। देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ विशेषतः कुछ ध्वन्यात्मक शब्द जैसे किल किल, खुण खुण तथा कुछ क्रियाएं जैसे तड़पड़ई, तड़पता है, थकई, थकता है इत्यादि। देशज शब्दों का विकास और बढ़ा, देशज शब्दों का विकास और बढ़ा दोनों के अंदर, ठीक है। फिर विदेशज शब्द। विदेशज शब्द अरबी फारसी परंपरा के विदेशज शब्दों का आगमन हो न आरंभ हुआ जैसे शब्दों का आगमन हो न आरंभ हुआ जैसे कमाल, नौबती, तहसील आदि। विदेशी शब्द बढ़ते रहे, विदेशी शब्दों की मात्रा और बढ़ी। फिर है तत्सम। सरलीकरण से पैदा हुई दैरूहता तथा ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में तत्समी शब्दों का पुनः विकास हुआ। प्राय अपभ्रंश जैसी स्थिति ही बनी रही, प्राय अवहट जैसी ही स्थिति बनी रही, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ लेक्चर। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं। 2014 में आया था एक, 2010 में आया था। अपभ्रंश और अवहट का पारस्परिक संबंध, टिप्पणी लिखिए। अपभ्रंश और अवहट की तुलनात्मक विवेचन कीजिए। तो 2021 में भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है अपभ्रंश अवहट के अंदर पारस्परिक संबंध बताओ, या फिर तुलनात्मक विवेचन करो, या फिर ऐसे भी आ सकता है अवहट और प्रारंभिक हिंदी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो अपन कल बात करने वाले हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश अवहट का योगदान, हिंदी के विकास में, ठीक है। तो इससे पहले आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मेरा वीडियो, अगर मैं यहाँ तक मेरा वीडियो आपको समझ में आया है, ये पूरा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर जिसके भी पास, अगर आपके पास हिंदी साहित्य नहीं है और आपके दोस्त के पास है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लिंक शेयर ज़रूर करें और उसको बताएं कि हाँ आप इससे अपन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।